तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का 26 सेशन का फर्स्ट लेक्चर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी बुक ही हम लोग पूरी तरह से फॉलो अप करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। जो भी सिलेबस चेंजेज हुए हैं वो सारे जैसे जैसे हम लोग को मॉडिफाई होते जाएगा, बीच बीच लेक्चर में जो न्यू चीज़ ऐड हुए हैं उसको भी कवर अप करते चलेंगे। और कोशिश करेंगे सिलेबस के साथ साथ जितने मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे सकूं। नॉट ओनली फॉर सिलेबस, मेरा पर्पस क्या है इस बैच का कि 9th को तो आप मजबूत करिए ही, प्लस आगे की कंपटीशन की भी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ये डजे इसका मतलब कभी नहीं सोचना है कि आप 11th का बनाना, वो मेरा मोटिव नहीं रहता। 9th का चीज़ 9th में ही अच्छी तरह से बनाना है। ये जैसे हम लोग को यहाँ के टेंडेंसी होती है ना इन्वायरमेंट सोसाइटी की, कोई भी पूछता है मेरा बेटा तो 9th में 10th का मैथ्स बनाता है, 11th का मैथ्स, अरे यार पहले 9th बना लो अच्छी तरह से। 9th सही से जानता नहीं है और 10th 11th सोचने लगता है, दैट इज रॉन्ग अप्रोच। ये बच्चे की गलती नहीं होती है, पेरेंट्स की गलती होती है। पेरेंट्स अपने आप के बच्चों को सोचते हैं कि वो बहुत आगे बना रहा है, दैट इज रॉन्ग अप्रोच। बच्चे को अपने हिसाब से बना दीजिए। इसलिए ये कभी भी यदि मैं कहता हूँ कि आगे के पढ़ाने का मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब रहता है 9th में 9th का ही चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ना है। कभी ये नहीं आपको सोचना है कि 11th दूसरे जैसे एनवायरमेंट सोसाइटी, क्योंकि मेरी आदत वो नहीं है कि मैं बाहर रह के सारा कुछ समझ गया हूँ सिस्टम है क्या। इसलिए 9th में है जो क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जितने अच्छे तरह से मेहनत करो और कॉन्सेप्ट जितना क्लियर करोगे आपके लिए ही बेनिफिट करेगा। हाँ, ये भी एक मानना है कि मैं हमेशा अब कहता हूँ, जो कि हम लोग अपने टाइम में सफ़र किए, बताने वाले लोग की कमी थी। आज के टाइम में आपको नेट हो जाने के कारण बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी है, आप भी ऑलरेडी बहुत सारे जानते हो। अब पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया प्रीवियस टाइम से। अब क्या है, जो भी बच्चे, टारगेट क्या है, पहले था कि +2 करके भी 1-2 साल लोग तैयारी करके कंपटीशन क्वालिफाई करते थे। अब वो मोटिव नहीं है, अब +2 करके कंपटीशन क्वालिफाई करने का टारगेट है। ये अब थिंकिंग नहीं है कि +2 मैं करूंगा, 1 साल फिर तैयारी करूंगा, फिर उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए शुरू से ही आपके अप्रोच क्या रहने चाहिए, अभी से ही, हाँ 9th में पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई करूँ, अच्छा नंबर लेके आऊँ, और ये दिमाग में सेट रखना है कि हमको इतना मेहनत करना है कि +2 करते कोई ना कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना है। मेहनत आप कीजिए, ये मत सोचिए कि क्या होगा। फर्स्ट आपके टारगेट क्या, अपना काम तो कीजिए एटलीस्ट। जब अपना ही काम नहीं कीजिएगा तो सोचना भी बेकार है। सिर्फ सोच के मैं रखूं कि मैं ये निकाल दूंगा, वो कर दूंगा, मेहनत नहीं करूं, वो पॉसिबल नहीं है। दोनों मेहनत करने के बाद ही आप सोच सकते हो। जितने मेहनत करोगे आपको और स्ट्रॉन्ग विल पावर इंक्रीज करेगा। मेहनत नहीं करो बेटे, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ हार्डवर्क सबसे इम्पोर्टेंट है, हार्डवर्क करना चाहिए। अब 9th के बच्चों को कभी भी, मैं हमेशा कहता हूँ, कभी ये नहीं कि अब टीचर डंडा चलाए या माँ बाप डंडा चलाए पढ़ने बैठने के लिए। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे खुद अब ना पढ़ेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। राइट बेटे, ये सारी चीजें हमेशा आपको मोटिवेट मैं करता हूँ। ये मेरा पर्पस क्या है, टू मोटिवेट, तभी ये कॉन्सेप्ट आगे भी क्लियर होंगे। हाँ, अब है कि जो बच्चे हैं, थोड़ा सा मैं भी अपना भी भाई यूट्यूब चैनल का भी प्रमोशन कर दूं, सो दैट कि अपना भी चैनल भी ग्रोथ करे। जो न्यू बच्चे हैं जो यूट्यूब पर ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में पढ़ते हैं, वो क्या करेंगे, कैसे लेक्चर करना है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आपका भी स्टडी बढ़ते रहे, नोटिफिकेशन आते रहे। नॉट ओनली फॉर 9th 10th 11th 12th सारे के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। और कोशिश मेरी है कि सब सब्जेक्ट का, हर क्लास के सब्जेक्ट कंटेंट्स जितना अच्छा हो सके उतना मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को डिलीवर करूँ। तो नाउ ये स्टार्ट दी मोशन, हम लोग मोशन स्टार्ट करते हैं। पहले से भी आप मोशन पढ़ते आ रहे हो, तो पहले हम लोग देखें मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फर्स्ट क्या अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज द मोशन एंड रेस्ट। और ये पूरा लेक्चर्स, अब हम लोग जो भी लेक्चर्स कर रहे हैं, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सारे को प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ करेंगे। नॉट ओनली की डिफाइन मोशन कीजिए, रेस्ट कीजिए, उसको विजुलाइज कीजिए पिक्चर से। ये पीपीटी में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप उस चीज को अच्छी तरह से विजुलाइज भी कर सकते हैं। जब तक आपका ये अंदर से विजुअलाइजेशन क्रिएट नहीं होगा ना, तब तक प्रॉब्लम नहीं बन सकता है।
सिर्फ आप डिफिनेशन रटना ये दैट इज नॉट, वो सब बिफोर 9। अब है कि उस चीज को आप अंडरस्टैंड कीजिए, मोशन होता क्या है रियल लाइफ में। कुछ चीज को मैं कोशिश भी करूंगा आपके पीपीटी के थ्रू उसको विजुलाइज करने के लिए। तो फर्स्ट हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। देन उसके बाद मोशन टर्म को रिलेटिव के टर्म में समझाया गया, उसको देखेंगे क्यों समझाया गया है। नाउ वी स्टार्ट। ये सारे डायग्राम को आप विजुलाइज कीजिए। मेरा कोशिश यही है कि अब डिफिनेशन को रटने के बजाय आप एग्जाम्पल से इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है, ऊपर बर्ड्स का आप देख रहे हो मोशन कर रहा है, साइकिल भी इधर और कार का भी मोशन हो रहा है। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। सारे जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, जो फिजिक्स में हमेशा टर्म हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बर्ड हो गया, साइकिल हो गया, कार हो गया, जो भी आप देख सकते हो सारे ऑब्जेक्ट हैं। यू ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। व्हाई डू यू से दिस ऑब्जेक्ट आर इन मोशन, ये क्यों हम कर रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाई यू आर सेइंग दिस ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। लेट अस लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग यही समझेंगे कि ये क्यों इस ऑब्जेक्ट सारे जो देख रहे हैं उस सारे को हम मोशन क्यों कर रहे हैं, व्हाई, क्या रीजन है। फिजिक्स में ये आपको समझना बहुत जरूरी है, रीजन ढूंढना बहुत जरूरी है। दिमाग में जब भी कोई चीज आप पढ़िए तो क्यों आपके पास हमेशा रहना चाहिए क्वेश्चन, क्यों हो रहा है। तो उसी चीज को आप देखेंगे कि ये सारे ऑब्जेक्ट क्यों मोशन इसको हम बोल रहे हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, what is meant by the motion। motion का मतलब what you understand, first you understand। let us consider an example of observer observing the car। ये आपका बैठा हुआ जो बंदा है, ऑब्जर्वर रखे हैं जो ग्राउंड पर है, और ये कार आपको दिखाई दे रहा है एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, इसको द पोजिशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। क्या हो रहा है ये ध्यान से देखिए। अब इस कार का आप देखिए पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसी चीज का भी हम मेजरमेंट जो भी करते हैं किसी के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ जो पोजीशन चेंज हुआ, जो पोजीशन चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर किसके रेस्पेक्ट में देख रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। आगे द पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग करने का मतलब क्या होगा, एनवायरमेंट, जो आसपास का जो एनवायरमेंट है। मैं जैसे अर्थ पे खड़ा हूं तो अर्थ एनवायरमेंट हो गया, यदि उस रेक पे खड़ा हो जाऊं तो रेक एनवायरमेंट हो जाएगा। तो आजू बाजू जो है एनवायरमेंट, उसी को हम लोग सराउंडिंग करते हैं, एनवायरमेंट को ही सराउंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो है द पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग करने का मतलब यही हुआ कि आपके आसपास जो भी है एनवायरमेंट है उसी को सराउंडिंग हम लोग बोल रहे हैं। जैसे ये ऑब्जर्वर जो है अर्थ पे खड़ा है, सो द कार इज इन मोशन। ऑब्जर्वर क्या देखा, कह रहा है कि कार मोशन में है, क्यों, क्योंकि उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसका पोजीशन टाइम के साथ। नाउ वी कैन से दैट ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। किसी भी बॉडी को मोशन में कब बोलेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी जो पोजीशन चेंज हो रहा है किसी के रेस्पेक्ट में बताना है, किसके रेस्पेक्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन, पोजीशन मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड। जनरल भाषा में हम क्या है, जैसे होता है ना आप मोबाइल में करते हैं ना लोकेशन, अपने घर का लोकेशन आप शेयर कर दीजिएगा। तो लोकेशन मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, आप अपने घर का पोजीशन बता दो, व्हाट इज द पोजीशन। तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो पोजीशन। पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो हम लोग देखे वेक्टर स्केलर भी पढ़ेंगे। तो इस पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। करने का मतलब यदि मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, यदि बस पे खड़ा रहूंगा तो बस के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग हो गया, राइट। तो ये पोजीशन ऑफ द कार, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताइएगा तो ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आप ऐसे अपने मन से किसी चीज का पोजीशन नहीं बता सकते हो।
पोजीशन जब भी बताना होगा तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कि ट्रेन में यदि कोई बॉडी है, ट्रेन में कोई मोशन कर रहा है तो ट्रेन में जो बंदा बैठा है यदि ऑब्जर्वर हो तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो उसी को हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। फिजिक्स में वर्ड जो टर्म वो सराउंडिंग आपको समझना जरूरी है। आसपास जो भी दिखाई दे रहा है उसके रेस्पेक्ट में। तो पोजीशन ऐसे भी हम ऐसे पोजीशन जब मोशन जब भी डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन with respect to changes its position with respect to its surrounding। रटने की कोई जरूरत नहीं, हर टर्म को आप समझिए क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। इट चेंजेस इट्स पोजीशन, पोजीशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लोकेशन जैसे हम लोग जानते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होगा, आसपास जो आपका इन्वायरमेंट है उसके रेस्पेक्ट में बताना है। राइट बेटे, तो ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ पर ये देखिए आपके वॉच दिखाई रहा है, इसमें रेड जो है हैंड, ये द पोजीशन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक चेंजेस कंटिन्यूअसली। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसका पोजीशन ये हमेशा चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये रेस्पेक्ट बताना जरूरी है, किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे वॉच का हम देख रहे हैं, रेड का हमेशा पोजीशन चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। उसी तरह से सो द हैंड ऑफ द क्लॉक आर इन मोशन, इसलिए ये मोशन में है। तो मोशन के लिए हम क्या देख रहे हैं, यदि जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन हम डिफाइन करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या देंगे, उसका पोजीशन क्या चेंज हो रहा है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। अब टाइम भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है, सराउंडिंग कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट को मोशन डिफाइन करने के लिए उसका पोजीशन देखना पड़ेगा किसी के रेस्पेक्ट में। आगे बढ़ें। अब ये वाटर का फ्लो आप ध्यान से देखिए इसको, ये वाटर का फ्लो इन ए रिवर द पोजीशन ऑफ द वाटर चेंजेज कंटिन्यूअसली, हमेशा चेंजेज हो रहा है। तो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसी भी समय आप देखोगे तो पानी का फ्लो हो रहा है, तो सो ये वाटर इज इन मोशन, ये भी मोशन में है, इसको भी मोशन बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखिए सन है सेंटर में, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। ड्यू टू रिवोल्यूशन द पोजीशन ऑफ द अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू सन, सन के रेस्पेक्ट में, सन के रेस्पेक्ट में इस अर्थ का पोजीशन चेंज हो रहा है, सन के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये अर्थ भी क्या है, मोशन है। तो यहां से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल रहा है, हम सारे मोशन में हैं क्योंकि अर्थ भी मोशन में है, क्योंकि अर्थ के ऊपर हम लोग हैं। तो यदि देखा जाए लॉजिक फिजिक्स के अकॉर्डिंग एवरीवन आर इन मोशन, आप भी मोशन में हो, मैं भी मोशन में हूं, जितना चीज आप देखो सारे मोशन में है क्योंकि अर्थ मोशन में है। अपने स्पिन अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है और पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तब हम रेस्ट क्यों कैसे दिखाई देते हैं, जैसे मैं कहता हूं ना कि आप बैठे हुए हो चेयर पर रेस्ट में हो, इस अर्थ के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो। चाहे मोशन में हूं तो अर्थ के रेस्पेक्ट में, आप ऑब्जर्वर हो, आप अर्थ पे खड़े हो, अर्थ के रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं क्योंकि मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के, क्योंकि ऑब्जर्वर देखने वाला कहां है, अर्थ पे खड़ा है। ऐसे तो देखा जाए तो अर्थ पे जितना चीज है सारा मोशन में है, ये कतई सारे चीज मोशन में है। लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट में भी हो सकता है और कभी मोशन में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसके रेस्पेक्ट में। सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट आप पोजीशन सराउंडिंग डिफरेंट सराउंडिंग में देखोगे तो एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी बोल सकते हैं। देखेंगे एग्जांपल, जैसे हम लोग जनरली करते हैं डिस्कस, कोई मान लो ट्रेन में दो आदमी बैठे हुए हैं और एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, आपका फ्रेंड अंदर में बैठा हुआ है। यदि ट्रेन मोशन में है तो आप प्लेटफॉर्म से देखो तो आपका वो फ्रेंड क्या है, मोशन में है क्योंकि ट्रेन मोशन में है। किसके रेस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से आप ट्रेन में जो बैठा है एक दूसरा मित्र, वो एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, रेस्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में हो सकता है, ये डिपेंड करता है किसके रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, अर्थ भी, अर्थ पे जितने ऑब्जेक्ट है सारे मोशन में है क्योंकि अर्थ भी का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सन। सो द अर्थ इज इन मोशन।
अब नेक्स्ट, जब मोशन समझ गए तब व्हाट इज द रेस्ट, देन व्हाट इज द मीन बाय द रेस्ट, इसका भी मतलब समझो हम लोग। Let us consider an example of observer observing the car stopping at the signal. Red signal है, कार रुका हुआ है. It means what you understand? The position of the car is not changing with respect to its surrounding. Surrounding करने का मतलब ये observer के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस कार का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि रेड लाइट लगा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, कार रेस्ट में है, कार, सो द कार इज एट रेस्ट। अब कैसे डिफाइन कर रहे हैं रेस्ट का, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन, यानी पोजीशन डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में यदि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में है, उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट में है। चले आगे बढ़े बेटे। अब मोशन को इसीलिए रिलेटिव टर्म में डिफाइन किया गया, रिलेटिविटी, किसी के रेस्पेक्ट में मोशन को, इसीलिए अभी तो हम लोग इंडिविजुअल अंडरस्टैंड किए व्हाट इज द मोशन एंड व्हाट इज द रेस्ट, और दोनों चीज के लिए सराउंडिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों चीज अंडरस्टैंड करने के बाद हम क्या समझ रहे हैं, मोशन एक रिलेटिव टर्म है, किसी के रेस्पेक्ट में बताया जा सकता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ये ऑब्जर्वर है, ये स्टैचू है, एक ऑब्जेक्ट स्टैचू है, ऑब्जर्वर अभी कहाँ है, अर्थ पे खड़ा है, ये क्या देख रहा है, स्टैचू मोशन में, रेस्ट में है ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। यही सेम चीज अब फिर देखिए क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखिए, अर्थ रोटेट कर रहा है, स्टैचू कहां पर है, ये सारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ के ऊपर है। अब आप देख रहे हैं तो यही स्टैचू क्या दिखाई दे रहा है, मोशन में। क्यों, क्योंकि अब आप क्या देख रहे हो, अर्थ रोटेट कर रहा है तो सारे चीज मोशन में है। एक ही ऑब्जेक्ट सिर्फ रेफरेंस चेंज हो गया जब अर्थ के रेस्पेक्ट में, देखिए यही स्टैचू थोड़ी देर पहले क्या था, ये देखिए रेस्ट में। क्यों, क्योंकि आप सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इसको देख रहे हो, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। यही सेम चीज अब अर्थ के रेस्पेक्ट में, यही स्टैचू को हम देख रहे हैं, ये देखिए मोशन में दिखाई दे रहा है। एक ही ऑब्जेक्ट सिर्फ रेफरेंस चेंज हो गया, देखने का नजरिया अलग अलग जगह है। एक ही ऑब्जेक्ट को हम मोशन में भी बोल सकते हैं और रेस्ट में भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहां पर है। A body can be moving for one observer and at the same time at rest for another observer. ये बॉडी क्या दिखाई दे रहा है, एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए स्टेशनरी में है। एक ही और सेम ही ऑब्जेक्ट और सेम इंस्टेंट पर, एक ही टाइम समय पर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखने वाला आदमी अलग अलग रेफरेंस में है, फ्रेम में है। पहला है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में है और ये अर्थ के रेस्पेक्ट में हमें दिखाई दे रहा है, मूव कर रहा है, राइट। तो एक ही ऑब्जेक्ट हम क्या समझे कि एक ऑब्जर्वर के लिए वही सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, सेम टाइम पर, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहां पर है, राइट बेटे। तो मोशन क्या है, फाइनली मोशन इज ए रिलेटिव, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। किसी भी ऑब्जेक्ट को, मोशन को हमको बताना होगा तो डिपेंड किस पे करेगा, रिलेटिव, यानी ऑब्जर्वर कहां पर है, देखने वाला कहां पर है। मेरा आंख है, देखने मतलब मैं, आई किस रेफरेंस फ्रेम में है, राइट बेटे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है, राइट। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जो अभी तक आपने पढ़े। मोशन इज सेड टू बी रिलेशन है कि रिलेटिव टर्म है कि चेंजिंग है, नन, ये चारों में से चुनना है। जो जो पढ़ते चलेंगे उस साथ के साथ उसके साथ क्वेश्चन भी कवर अप करते हुए चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, when in motion the body changes its dash with respect to surrounding, क्या चेंज होगा उसका, साइज चेंज होगा, शेप चेंज होगा, पोजीशन नो चेंजेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object may appear to be moving for one person, अभी किए, and stationary for another person। देख ले चॉइस क्या क्या है, इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा। मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, when in motion the body changes its position,
An object may appear to be moving for one person and stationary for another person. अब लॉजिक समझ गए। अब मोशन को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, रेस्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं, और मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। क्या हो गया, डिफाइन करें कैसे? मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फिजिक्स में ध्यान देना है कि अपना वर्ड यूज नहीं करना डिफाइन करने के लिए। फिजिक्स में ये दूसरे सब ये नहीं है कि हिस्ट्री और लैंग्वेज की तरह से आप अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन आप लिखोगे। फिजिक्स में टर्म डिफाइंड है, उसी चीज को लिखना है अपने से, उसमें समझाने के लिए आप अपने वे से समझा सकते हो, बट जो डिफाइंड किया हुआ वो टर्म को हम चेंज नहीं कर सकते कि वो जो भी ये टर्म दिया है सब साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ है, तो उस चीज को हर आदमी अभी तक चेंज करते जाता है तो डेफिनेशन ही बदल जाता है। तो इसलिए ध्यान देना है, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, इसमें हम लोग डेफिनेशन को वर्ड को चेंज नहीं करना है, ये ध्यान देना है। एग्जाम में भी पूछता है तो सबके लिए सेम लाइन रहेंगे। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। उसी तरह से रेस्ट, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not changes its position with respect to its surrounding. Or motion is relative, a body can be moving for one observer and at the same time at rest for another. एक ही बॉडी एक ऑब्जर्वर के लिए मूव कर सकता है और दूसरे के लिए रेस्ट में भी हो सकता है। तो ये अभी तक जितने चीज हम लोग मोशन पढ़े, रेस्ट पढ़े, क्या होता है मोशन, एक रिलेटिव, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब नेक्स्ट क्या है, मोशन को फिर कैटेगराइज किया गया इनफॉर्म मोशन और नॉन इनफॉर्म। जस्ट इसको स्लाइटली इंट्रोड्यूस कर लेते हैं थोड़ा सा कि इनफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन इनफॉर्म मोशन क्या होता है। इसमें कुछ एक्टिविटी भी हम लोग देखेंगे, एक्टिविटी ऑन द मोशन। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड, मोशन समझने के बाद व्हाट इज द इनफॉर्म मोशन एंड नॉन इनफॉर्म मोशन क्या है। तो मोशन के टू पार्ट्स हो गए, इनफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन इनफॉर्म मोशन। इनफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, ये टर्म पर आप ध्यान से दीजिए, टर्म को चेंज नहीं करना है। द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इनफॉर्म मोशन। इनफॉर्म मोशन में क्या ध्यान देना है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट। यदि 5 सेकंड का इंटरवल रहना है तो एवरी 5 सेकंड में यदि 1 किलोमीटर चला तो एवरी 5 सेकंड में 1-1 किलोमीटर ही चलेगा, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो उसको क्या बोलेंगे, इनफॉर्म मोशन। पहला टर्म क्या है, इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, हर इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस यदि ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्म मोशन। यही नॉन इनफॉर्म के लिए क्या होगा, इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस। इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस, जब जैसे एग्जांपल देखिए, क्लॉक, the hand of the clock covers equal distance in equal interval, every interval में equal distance। जैसे ये 5 सेकंड में ये यहाँ 5 मिनट्स जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 5 मिनट्स में इक्वल डिस्टेंस, नेक्स्ट 5 मिनट इंटरवल मैंने लिया 5 मिनट्स का, हर 5 मिनट्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये किस टाइप का मोशन हो गया, इनफॉर्म मोशन हो गया। राइट बेटे? नॉन इनफॉर्म में the motion in which the object covers unequal distance in equal interval of, equal interval में unequal distance travel करेगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन इनफॉर्म मोशन। जैसे ये चिड़िया देखिए, हर टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नॉट, तो इसलिए बर्ड्स का ये मोशन क्या होगा, नॉन इनफॉर्म मोशन। ए फ्लाइंग बर्ड कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरी चीज एक्सेलरेशन समझेंगे, थोड़ा बहुत आप पहले से ही जानते हो। जब इनफॉर्म मोशन में क्या दे रहा है, इन इनफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस चलेंगे तब। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि मैंने टाइम इंटरवल फिक्स कर दिया और डिस्टेंस फिक्स कर दिया तो वेलोसिटी तो सेम रहेगा, वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं करेगा। हर बार क्या होगा, मान लीजिए 5 मिनट में 5 किलोमीटर चल रहा है तो 5/5 1, एवरी इंटरवल में स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो स्पीड कब होता है, जब आपका इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा तभी स्पीड होगा।
ये सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइट बेटे, क्या कर रहा हूं फिर से ध्यान दीजिए। यदि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हर इंटरवल में मान लीजिए आप 5 मीटर चल रहे हो, अब इंटरवल मैंने 5 सेकेंड का ले लिया तो 5/5 कट के क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो एवरी इंटरवल में आपका क्या रहेगा स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, वो तो चेंज नहीं हुआ। जब स्पीड चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। गाड़ी जब हम एक्सीलेटर देते हैं, एक्सीलेटर देने का मतलब क्या होता है, स्पीड बदलता है। कभी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, कभी 20 मीटर पर सेकेंड, कभी 30 मीटर पर सेकेंड। क्या कहते हैं उसको, एक्सीलेटर। तो भाई गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है या घटाने के लिए ब्रेक लगाते हैं। तो वहां क्या हो रहा है, स्पीड चेंज होता है। स्पीड चेंज होने से ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, बट इनफॉर्म मोशन में तो स्पीड चेंज हो नहीं रहा, स्पीड कांस्टेंट है। इसीलिए क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑलवेज 0। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। समझ गए बेटे। तो बच्चे सब 10th पास कर जाते हैं बट बेसिक कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर। क्यों 0 होगा ये समझते ही नहीं है। अंडरस्टूड, समझ में आया क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि इनफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस 5 मीटर, इंटरवल 5/5, स्पीड तो बदला ही नहीं। और आगे एग्जांपल्स में भी देखेंगे हम लोग। तो इस केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन 0। यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्पीड सेम नहीं है। इसीलिए यहां जब भी स्पीड होगा, एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन कहने का मतलब देसी भाषा में क्या समझना है, स्पीड चेंज होना। फिजिक्स में डेफिनेशन के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है। कोई भी कहता है एक्सीलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट में, कहने का मतलब उसका स्पीड चेंज हो रहा है टाइम के साथ। स्पीड चेंज होने का मतलब क्या होता है, हर इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तभी ना स्पीड बदलेगा। राइट, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है बेटे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज करते रहेगा। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन, इनफॉर्म मोशन, नॉन इनफॉर्म मोशन। कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अब यहाँ ये देखो, ये यहाँ पर न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब इस इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या रहेगा, इनफॉर्म रहेगा, क्योंकि हर इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हर इंटरवल में यहाँ से यहाँ, मान लो 5 सेकेंड का इंटरवल, ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, हर इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस है। राइट, तो ये इनफॉर्म मोशन हो गया। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां पर ये देखिए, आपका ट्रेन चाहे मेट्रो, जो भी आप अंडरस्टैंड किए, देखने से तो मेट्रो लग रहा है। राइट, तो मेट्रो में यहाँ पर ये किस टाइप का, जैसे मान लीजिए मेट्रो जब आ रहा है तो हो सकता है रुकने में ज्यादा समय लगाए, और जब स्टार्ट हो रहा है तो ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल, यानी यहाँ पर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं है। इसलिए मोशन ऑफ द मेट्रो क्या होगा, नॉन इनफॉर्म का एग्जाम्पल। ट्रेन अराइविंग और लिविंग द स्टेशन, नॉन इनफॉर्म मोशन, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट रहेगा। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिमिलरली अब ये एग्जांपल देखिए, फिर आ जाएगा इनफॉर्म मोशन का ये भी एग्जांपल। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये व्हीकल देखिए, हर व्हीकल अपने अलग अलग स्पीड से चल रहा है, चाहे एक भी व्हीकल का देखिए हर समय उसका स्पीड अलग अलग है। तो ये भी क्या हुआ, नॉन इनफॉर्म मोशन का। मोशन ऑफ व्हीकल ऑन एक्सट्रीमली बिजी रोड, नॉन इनफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चिड़िया भी, ये भी इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये भी एग्जांपल किसका है, नॉन इनफॉर्म मोशन का। ये सारी चीज को विजुलाइज करना है प्रैक्टिकली। उसी तरह से आप अपना और एग्जांपल देखते रहिए, दिमाग में सोचते रहिए कि और क्या क्या हो सकता है। तो मोशन ऑफ बॉडी क्या हो गया, ये भी नॉन इनफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह से आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करें। हम लोग अभी तक क्या क्या समझे, मोशन के बारे में, मोशन रेस्ट क्या होता है, और उसके बाद इनफॉर्म मोशन को अंडरस्टैंड किए, नॉन इनफॉर्म को। सारे क्लासेस को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए और कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए बेटे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।